हेलो एवरीवन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ये ज़्यादातर स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि क्या प्रोसीजर बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉलो करती है। आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब सबसे पहला काम क्या होता है BCI का, आपका एग्ज़ाम करवाना। तो अभी जो एग्ज़ाम AIB 19 हुआ है वो हो चुका है, AIB 19 एग्ज़ाम। अब उसके बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया है, ऑफिशियल आंसर की जारी की है, यानी कि ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दी है। अब ये पहला स्टेप है और अभी तो शुरुआत हुई है, यानी कि अब इन्होंने एक बार के लिए बता दिया है कि हमने सभी आंसर्स आपको दे दिए हैं। कई सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि सर आप तो कह रहे थे कि 5 सवाल डिलीट होंगे, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारे के जवाब दे दिए हैं, यानी कि सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। रुक जाओ, अभी तो शुरुआत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखो आगे क्या क्या करती है। सेकंड स्टेप में क्या करवाएगी, ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगा। अब हो जाएगा 1 या 2 दिन में ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। अब क्या करवाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपसे, ऑब्जेक्शन रेज करवाएगी उन सवालों पर जिन पर आपको डाउट था, यानी कि जो सवाल डाउट क्रिएट कर रहे थे उन पर आपसे ऑब्जेक्शन रेज करवाए जाएंगे। ऑब्जेक्शन रेज होंगे ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी स्टेट हैं सभी से ऑब्जेक्शन रेज होंगे, कैंडिडेट करेंगे। फिर उसके बाद में रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी, फिर रिजल्ट, फिर रीचेकिंग OMR की विंडो ओपन होगी, फिर विथहेल्ड वालों का रिजल्ट आएगा। एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला रिजल्ट और स्टेप जो है उसमें ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि कर ली गई है 28/12 को, यानी कि कल की डेट में 28/12 को हो चुकी है। 28/12/2024 को ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। ऑफिशियल आंसर की में एक बार के लिए सभी के आंसर बता दिए हैं उन्होंने। सभी क्वेश्चंस 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। अब तक सभी ने चेक भी कर लिया होगा कि किसका कितना आंसर मिल रहा है और कितने मार्क्स बन रहे हैं। इसी वीडियो में जानेंगे उसका भी सॉल्यूशन कि बॉर्डर लाइन पर जो स्टूडेंट है उनको क्या करना होगा जिनसे वो पास हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या करवाया जाएगा, अब ऑफिशियल आंसर की तो रिलीज़ कर दी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। अब उसका नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ऑब्जेक्शन विंडो ओपन की जाएगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। या मैंने आइकन भी दे रखा है नीचे, आप देख सकते हो। इस तरह से कुछ AIB की साइट पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर इस तरह से ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए विंडो ओपन होगी। अब इसमें क्या होगा, जिन सवालों पर आपको डाउट है, डाउट क्रिएट हो रहा था, उन सवालों पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से रेज किए जाएंगे ऑब्जेक्शन। कौन से सवाल हैं जान लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से सवाल हैं जिन पर ऑब्जेक्शन रेज होगा और डिलीट किए जाएंगे। मेरे पास सेट A है और सेट A का क्वेश्चन नंबर 4 संविधान संशोधन 106 पूछा गया था और इसका आंसर दे दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, लेकिन ये सवाल डिलीट होगा। पक्की बात है, तय बात है, ये डिलीट होगा क्योंकि इसमें 239 डबल A का जिक्र ही नहीं किया गया है, सिंगल का जिक्र किया गया है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा भी गलत है, 3 और 4 सही है, यानी कि 3 और 4 ऑप्शन में होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो डिलीट होगा, पक्की बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 सेट A का पूछा गया है, CPC के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने 90 डेज किया है, ऑफिशियल आंसर की में भी 90 डेज ही आया है, लेकिन आदेश 8 CPC का जो है वो क्या बताता है, जनरल रूल्स, कि सम्मन प्राप्त होने के बाद, सम्मन प्राप्त होता है ऑर्डर 5 में, ऑर्डर 5 में प्रतिवादी को सम्मन किया जाता है। सम्मन प्राप्त होने के बाद 30 दिन के भीतर न्यायालय में प्रतिवादी को अपना लिखित कथन, जवाब दावा, रिटर्न स्टेटमेंट पेश करना ही होगा, यानी कि वो अवधि उसके लिए अधिकतम है। अगर वो 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट पेश नहीं कर पाता है
तो फिर वो न्यायालय को रीज़न बताएगा, कारण बताएगा क्यों नहीं पेश किया उसने। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो उसको रिलीफ ग्रांट की जाएगी, मैक्सिमम 90 डेज के लिए उसको अलाउ कर दिया जाएगा। ये बात सही है। उसके बाद में अगर कमर्शियल मैटर है तो उसका मैक्सिमम पीरियड है 120 दिन। तो ये और ये तीनों ही, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कुछ भी नहीं पूछा है। क्लियर अगर पूछा होता तो डाउट बनते ही नहीं। क्लियर नहीं पूछा है तो ऑब्जेक्शन रेज होंगे ही। ऑल ओवर इंडिया से कोई ना कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन रेज कर ही देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 सेट ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पूछा गया था। सपिंड रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, दोनों सही है। और दोनों ही सही करके आए हैं कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे इस सवाल पर। जिन्होंने ए किया है और उनका ए गलत हुआ है, वो जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। तो पक्की बात है ऑब्जेक्शन रेज होगा इस पर भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 सेट ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए अब क्या करना होता है, वेट करना होता है। अगर अपील कर दी है या अपील का समय निकल गया है, अपील नहीं की है या फिर अपील का समय निकल गया है तो दोबारा शादी कर सकता है। एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, क्लियरली कुछ भी पूछा नहीं गया है। या तो ऑप्शन ए सही करके आए हैं, ऑप्शन डी, दोनों ही सवाल गलत हुए हैं कैंडिडेट्स के, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की वालों ने तो बीसीआई ने तो ऑप्शन सी को सही किया है। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन रेज होगा ही। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 76 सेट ए का पूरा डिलीट, पूरा डिलीट होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता की परिभाषा में दे रखा है कारखाने का अधिभोगी, ठेकेदार, कारखाने का प्रबंधक, कारखाने का प्रबंध निदेशक, ये चारों आते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो डिलीट होगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन रेज होंगे। नेक्स्ट फिर 93 क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था कि जो चेक होता है अगर बाउंस हो जाता है, ये तो सभी को पता है, धारा 138 एनआई एक्ट की ये बात करती है, प्रोविज़न करती है कि अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने के दिनांक यानी कि डेट से 30 दिन के भीतर सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजना होगा और 30 दिन वेट करना होगा। सामने वाला पार्टी नोटिस प्राप्त करने के बाद अगर वो पेमेंट कर देता है तब तो कोई बात नहीं, न्यायालय में जाना ही नहीं है। और नोटिस प्राप्त हो गया है, 30 दिन निकल गए हैं, तो उसके बाद अगले 30 दिन में न्यायालय में जा सकते हैं। तो स्पष्ट नहीं पूछा गया है, आंसर इन्होंने दे दिया है 1 माह, ऑप्शन बी। और क्लियर नहीं पूछा है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन रेज होगा ही। फिर एक क्वेश्चन और था मुस्लिम लॉ का भी, वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन रेज होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्शन में जाएंगे ही। उसके अलावा हो सकता है ऑल ओवर इंडिया से ऑब्जेक्शन किए जाएंगे, तो ऑब्जेक्शन और सवालों में भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन तो रेज किए ही जाएंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया करवाएगी ऑब्जेक्शन रेज। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा, यानी कि अंतिम फाइनल आंसर की जारी करेगा। उसमें ये कहेगा, ये बताएगा कि हमने इन सवालों को विड्रॉ कर दिया है, वो आपकी फाइनल आंसर की होगी। ये भी 18 में भी ऐसे ही किया था। फाइनल आंसर की जब जारी की तब उन्होंने 7 सवालों को डिलीट कर दिया था। फिर स्टेप नंबर 4, नेक्स्ट स्टेप आता है रिजल्ट का। अब उन लोगों का रिजल्ट तो एकदम सही आएगा जिन्होंने ओएमआर शीट में कोई गलती नहीं की है, एब्सोल्यूट सही है उनकी, और उनका रिजल्ट आ जाएगा। चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव आए यानी कि फेल आए या पास आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं जिनका क्राइटेरिया पूरा हो रहा है,
यानी कि 40% बन रहे हैं वो पास हो जाएंगे, और नंबर शो नहीं होते रिजल्ट में, पास या फेल लिखा हुआ आता है। तो जिनकी OMR शीट में कोई गलती नहीं है यानी कि मिस्टेक नहीं है, उनका रिजल्ट एब्सोल्यूट आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 5, 5वें नंबर के स्टेप पर पूछा, फिर से विंडो ओपन किया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इस बार रीचेकिंग के लिए, OMR शीट की रीचेकिंग के लिए विंडो ओपन किया जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट दिया है आप रीचेकिंग करवा सकते हो। जैसा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में रीवैल्यूएशन होता है, उसी की तरह से ये रीचेकिंग भी की जाएगी। इसका शुल्क मुझे पता नहीं है, फीस पता नहीं कितनी, 200 रुपये है या पता नहीं अब, लेकिन आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हो। तो ये भी एक विंडो ओपन किया जाएगा। ये स्टेप नंबर 5 है। उसके बाद स्टेप नंबर 6, अब रिजल्ट जारी किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट रीचेकिंग वालों का भी, जिन्होंने रीचेकिंग करवाई थी उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। फिर नंबर 7 स्टेप पर रिलीज किया जाएगा विथ हेल्ड रिजल्ट, यानी कि जिनका रिजल्ट रोका गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। किनका रोका जाता है? जिन्होंने OMR शीट में मिस्टेक की है, उनका रिजल्ट रोका जाएगा। मैंने आपको बताया था जिन्होंने OMR शीट में मिस्टेक की है उनके लिए कंप्यूटर तो चेक करेगा नहीं, मैनुअली चेक की जाएगी OMR शीट और रिजल्ट लेट जारी किया जाएगा। ये 7वें स्टेप पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिनका रिजल्ट, जिन्होंने OMR शीट में गलतियां की हैं, मिस्टेक की है, रोल नंबर को लेकर के, सेंटर कोड को लेकर के, बुकलेट सेट को लेकर के, या फिर गलत कोई काट साट कर दी है, OMR शीट में ओवरराइट कर दिया है, तो हो सकता है उनका रिजल्ट लेट आएगा, विथ हेल्ड होगा। और स्टेप नंबर 7 जब आएगा उसी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जारी करेगा। फिर फाइनल स्टेप आता है। फाइनल स्टेप सबसे अच्छा स्टेप है, यानी कि COP जारी की जाएगी। COP की फुल फॉर्म होती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अधिवक्ता बनने का प्रमाण पत्र आपको जारी कर दिया जाएगा। तो स्टेप 1 से लेकर के 8 तक का स्टेप है, ये पूरा प्रोसीजर होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ये पूरा सर्कल होता है, ये आपको समझना ही चाहिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, जो कि कल कर दी है, यानी कि 28 दिसंबर 2024 को हो गई है। उसके बाद स्टेप होगा ऑब्जेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा, ऑब्जेक्शन करवाए जाएंगे। फिर ऑब्जेक्शन करवाने के बाद में रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि हमने इन सवालों को विड्रॉ यानी कि डिलीट कर दिया है। उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा उन छात्रों का, उन कैंडिडेट का जिन्होंने OMR शीट में कोई मिस्टेक नहीं की है। और उसके बाद रीचेकिंग के लिए फॉर्म सबमिट करवाए जाएंगे और विंडो ओपन होगा रीचेकिंग के लिए। फिर नंबर 6 पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा रीचेकिंग वालों का। फिर उसके बाद में 7 नंबर पर जिनका रिजल्ट रोका गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, जिन्होंने गलतियां की थी OMR शीट में, तो उनका रिजल्ट फिर जारी किया जाएगा। और नंबर 8 पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किए जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मैंने बता दी है, ये स्टेप रहेंगे। और अब बात करते हैं विथ हेल्ड स्टूडेंट की और रिजल्ट की, विथ हेल्ड रिजल्ट की और बॉर्डर लाइन स्टूडेंट की। ऑब्जेक्शन वर्सेस रिजल्ट, जितने भी ऑब्जेक्शन किए जाएंगे सवालों पर, मान लो AIB 17 में 7 सवालों को उन्होंने विड्रॉ किया था, यानी कि 93 मार्क्स से उन्होंने कट ऑफ जारी की थी। तो इस बार हो सकता है 5 या 6 सवाल, 6 या 5 सवाल ऑब्जेक्शन में जाएंगे, ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है कह रहा है कि 6 सवाल या 5 सवाल डिलीट होंगे, विड्रॉ किए जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऑब्जेक्शन रेज हो गया। अब रिजल्ट पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जान लो। ये जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर है, बॉर्डर लाइन का मतलब जो ऐसी सिचुएशन में है जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं कट ऑफ से, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, यानी कि अगर उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है तो वो पास हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और वो भी
अगर मान लो 5 सवाल ऑब्जेक्शन वाले गलत हो गए हैं, यानी कि जो सवाल उन्होंने ऑब्जेक्शन किए जाएंगे, यानी कि 5 सवालों पर वही सवाल उनके गलत है, बाकी वाले सभी सही है, और फिर उनके 45 मार्क्स आ रहे हैं, तब उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो पास हो जाएंगे। तब उनके लिए कोई खतरा नहीं है, वो तो पास हो जाएंगे। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने जो ऑब्जेक्शन वाले सवाल सही किए थे, उनको मिला के उनके 45% आ रहे हैं, तो वो सवाल तो फिर डिलीट हो जाएंगे, यानी आप आ जाओगे 40 पे, 5 सवाल तो हट जाएंगे। तो आपके लिए पूरा पूरा खतरा है, ये रिस्क बनी हुई है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसका एक ही तरीका है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब तक क्या क्या किया है। 2017 के बाद से 2018 में उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया, जनरल ओबीसी के लिए 45% कर लिया, एससी और एसटी के लिए उन्होंने 40% कर लिया, और क्या क्या उन्होंने 2000 AIB 19 के लिए फाइनल ईयर अपीयरिंग छात्रों को, स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर दिया, फिर लास्ट सेमेस्टर वालों को अलाउ कर दिया, फिर जिनके LLB हो चुकी है और स्टेट बार काउंसिल में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको भी अलाउ कर दिया, और वे कैंडिडेट तो है ही है जिनका लॉ ग्रेजुएशन हो चुका है और बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी में चारों प्रकार के कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो चेंज तो किया ही है, और हर साल BCI क्या करती आ रही है, सवालों को डिलीट करती आ रही है। AIB 12 से 5 सवाल, AIB 13 में 2 सवाल, फिर 14 में 9 सवालों को डिलीट किया, फिर 15 और 16 में 5 सवालों को डिलीट किया, 17 में उन्होंने 2 सवाल डिलीट किए, 18 में अभी 18 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट एग्ज़ाम, उसमें 7 सवालों को डिलीट किया। अब हो सकता है इस वाले एग्ज़ाम में 5 ऐसे सवाल डिलीट हो। और इस बार जो चेंज किए मेजर चेंज, तो अगर आप प्रयास करते हो और आप मेल करते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि सर ये जो सवाल आप डिलीट कर रहे हो, हम तो पूरे 100 नंबर पर तैयारी करके आते हैं, 100 नंबर का अगर फेयर पेपर होता और उसमें अगर हम फेल हो जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन ये जो 5 सवाल डिलीट हो जाते हैं इनसे बड़ा नुकसान होता है सर। इनका अगर आप ग्रेस मार्क्स दे दोगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। अगर आप ऐसा मेल करते हो ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट, तो हो सकता है इस बार चेंज कर दे ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इतना चेंज किया तो एक और चेंज ये भी चेंज हो जाए, ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए, और ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं तो बॉर्डर लाइन वाले जो भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो पास हो जाएंगे। बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट पास हो जाएंगे, क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो वो पास हो जाएंगे। तो ये चांसेस बने हुए हैं अभी तक। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रयास करना है। अभी तक तो कोई छात्र हित में बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ छात्र हित में कि सभी लोग कह रहे हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, ग्रेस मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। अरे तो BCI गलती करती है तब भी आप ही भुगतोगे क्या? और अगर आप गलती करते हो तब भी आप ही भुगत रहे हो ना। OMR सीट में गलती करते हो तो रिजल्ट रोक दिया जाता है, वाइटनर यूज कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, रोल नंबर में काट साट कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपकी गलती पर भी डिस्क्वालीफाई आप हो रहे हो, BCI गलती करती है उसका भी भुगतान आप ही कर रहे हो। तो एक आवाज़ उठाओ ना अच्छे से। आप क्या करो, आप एक लॉफुल तरीके से मैनर के साथ में एक मैसेज करो अच्छा सा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, सभी कैंडिडेट मिल करके, कि सर ये जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनसे हमें बहुत परेशानी होती है। हम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट मिडिल क्लास से आते हैं और एग्ज़ाम की फ़ीस भी बड़ी ज़्यादा रख रखी है, 3500 रुपये 3000 रुपये होती है, और ट्रैवलिंग का खर्चा एक्सपेंसेस और होते हैं, ब्रेक खरीदते 3-4 हज़ार के वो हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 10 या 12 कोचिंग और खरीदते हैं सर, कोचिंग और लेते हैं, कोचिंग में और पैसे बर्बाद करते हैं। फिर उसके बाद ये जो व्यापारी लोग आ जाते हैं बीच में, ये नोट्स ले लो वो नोट्स ले लो, 500 रुपये में 1000 रुपये में बेचने के लिए, उनसे और नोट्स लेते हैं। तो ये काफ़ी खर्चा हो जाता है और एक्सपेंसेस हो जाता है। इसकी वजह से एक अटैम्प्ट में फेल, दूसरे अटैम्प्ट में फेल। तो सर इस बार हमें
ग्रेस मार्क्स दे दिए जाने चाहिए। अगर आपने इतना चेंज कर दिया है तो इस पैटर्न को भी अपना लो, एक बार ग्रेस मार्क्स दे दो। अगर इस मैनर में आप बात करते हो सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी बात को सुने। लॉफुल मैनर में अगर आप बात करोगे, मेल करोगे, आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा, सुना जाएगा। तो हो सकता है आपके एक मेल से लॉफुल मैनर के साथ में मेल करोगे और अच्छी लैंग्वेज, सभ्य भाषा में अगर मेल करते हो तो हो सकता है उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखने को मिले। तो कई सारे स्टूडेंट, अब बात यहाँ आती है कि जो स्टूडेंट एब्सोल्यूट पास हो गए हैं, यानी कि 55% प्लस बन रहे हैं, 50 प्लस बन रहे हैं, वो मेल क्यों करेंगे? वो तो पास हो गए, वो मेल नहीं करेंगे। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है जो बॉर्डर लाइन पर है। अब जो बॉर्डर लाइन पर है वो खुद अपने आप में कम तादाद में नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा तादाद में हो, आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आप भी मेल कर सकते हो। तो आप सभी मिलकर एक लॉफुल मैनर में मेल करोगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और एक रिक्वेस्ट करोगे कि सर हमें ये जो डिलीट क्वेश्चन है इनके मार्क्स दिए जाने चाहिए छात्र हित में। तो आपकी बात को सुनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ज़रूर सुनेगा। तो अगर इतने चेंज किए तो एक और चेंज हो सकता है। मुझे एक कैंडिडेट ने मैसेज किया है, कमेंट किया है कि सर किसी ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताऊं जिसका AIB 16, 17, 18 एग्ज़ाम शीट में पहले गलती हुई और उसकी OMR शीट चेक हुई हो। अरे होती है, हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच में, होती है कई बार गलतियाँ कैंडिडेट करके आते हैं और फिर मेल भी करवाते हैं और उनका रिजल्ट विथ हेल्ड, यानी कि जो आप स्टेप आपने पढ़ा है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला, तो बाद में जारी होता है रिजल्ट। फिर एक और कैंडिडेट ने पूछा है, सर डू यू नो एनी प्रीवियस केसेस वेयर रोल नंबर वाज रॉन्गली सर्कल बट द रिजल्ट वाज गिवन? आई हैव मेड स्मॉल एरर वाइल मार्किंग द ओवल्स। तो इसका क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो आ जाता है लेकिन नॉर्मली नहीं आएगा, विथ हेल्ड के साथ में लेट आएगा, डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। सर जी क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड और लैंग्वेज सर्कल फिल नहीं किया है तो आपका रिजल्ट हेल्ड होगा, रुकेगा, लेकिन बाद में जारी किया जाएगा। देखो अभी आप ये जो स्कूल वाली जो थिंकिंग है वो छोड़ दो। आप पूछ रहे हो सर 40 मार्क्स से OBC हूँ तो क्या करें? तो अब या तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा तब आप पास हो जाओगे। आपको ये पता है सीधा सीधा कि 45% और 40% का क्राइटेरिया रहता है। आप जनरल OBC हो तो 45% आपको लाने ही हैं। अगर आप 45% से कम लाते हो तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा बताओ? ये 44 पर है और एक कैंडिडेट बॉर्डर लाइन पर है। अब इनका किस्मत है, 44 है, एक नंबर रह गया है। अगर किस्मत से बढ़ जाता है, कोई आंसर इनका सही हो जाता है तो ये पास हो जाएंगे। एक कैंडिडेट थे जिन्होंने मुझे कुछ बोला भी था। एक मैसेज मैं अभी आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी कमेंट की थी और मुझे बड़े अच्छा लगा उनका आंसर, कमेंट भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है। सभी की अच्छी थी कमेंट। तो फिर एक और कैंडिडेट था जिन्होंने अच्छे से कमेंट किया था। अब यहाँ तो नहीं मिल रहा है कमेंट, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ। डिलीट कर दिया उन्होंने, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं अभी आपको बताता हूँ। कमेंट किया था इन्होंने, अब इन्होंने सभ्य भाषा उपयोग की है। अब अनपढ़, अगर तूने पढ़ाई कर के दिया होता AIB का एग्ज़ाम तो ऐसी बात ही नहीं करता। इन लोगों पर मुझे दया आती है। इनके
संस्कार या तो बिल्कुल ही नहीं है और इतने गिरे हुए हैं कि इनको बात करने की भी तमीज़ नहीं होती है कि कैसे किसी टीचर से बात की जाती है। ये निहायत ही इन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया है, मैंने सेव करके रखा था। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे कैंडिडेट वही कैंडिडेट हैं जब हम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कमेंट ज़रूर करते हैं। अब कमेंट किए तो ये संस्कारों, ये इनके घर वालों के संस्कार है, दिख रहे हैं इनके घर वालों के संस्कार कि किस तरह से कमेंट करना है। मैं कर रहा हूँ बात ग्रेस मार्क्स दिलाने की, क्योंकि इतने चेंज कर दिए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, और ये मेरे पर ही कमेंट कर रहा है। निहायत ही बदतमीज़ है और ना इसे कमेंट करने की तरीका आता है कि किसी से बात कैसे की जाती है। चलिए खैर छोड़िए इसको, ये अपवादों में आता है। अपवाद आप पढ़ते हो, आईपीसी में पढ़े, बीएनएस में पढ़े, आपने कई सारे अपवाद पढ़े, तो ये एक अपवाद है मनुष्य जाति पर। और स्टूडेंट, छात्रों में भी ये एक अपवाद ही है। अरुण नाम है ना, तो तू एक अपवाद है। और अपने को थोड़ा क्या कर, इंक्रीज कर, नॉलेज बढ़ा, संस्कारों पर ध्यान दे। OMR सीट में जिनकी गलतियां हैं, जिन कैंडिडेट्स की गलतियां हैं, वो मुझे कमेंट में मेंशन भी कर रहे हैं कि सर हमारा बुकलेट कोड हमने सही से फिल नहीं किया, हमने सेंटर कोड भरना रह गया था हमारे फिल करना, और हमने रोल नंबर सही से फिल नहीं किए हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डरो मत। कंप्यूटर चेक नहीं करेगा तो मैनुअली चेक होगी, एक पैनल बैठेगा वो चेक करेगा। रिजल्ट लेट आएगा, ये बात अलग है, रिजल्ट लेट आएगा, लेकिन ये बात तय है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे, पढ़ा रहे हैं, और हमें एक्सपीरियंस है इस बात का, तो आप निश्चित रहो आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। उन केसेस में कि आपने वाइटनर यूज़ कर दिया तो इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये BCI के डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेल करते हो और अपनी गलती को बता देते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मेल के ज़रिए, तो हो सकता है आपका रिजल्ट जारी कर दें। लेट से जारी करेगा, लेकिन जारी तो हो ही जाएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं। आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी जान लिया है कि कैसे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, AIB 19 एग्ज़ाम का पहला स्टेप रहेगा, ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की जाएगी, हो गई है। अब होगा ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगा, ऑब्जेक्शन रेज करना है आपको। अब आपके पास में चांस है, आप जिन सवालों पर आपको डाउट क्रिएट हो रहा है आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। जितने ऑब्जेक्शन रेज होंगे उतने सवाल डिलीट हो जाएंगे, और जितने सवाल डिलीट होंगे उतनी कट ऑफ कम जाएगी। तो चांसेस बन रहे हैं। नंबर 3 स्टेप पर फिर ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद BCI रिवाइज आंसर की जारी करेगी, और उसमें बताएगी कि हमने इन सवालों को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आप मांग कर सकते हो, यहाँ पर आप मेल कर सकते हो BCI को। अगर सभी स्टूडेंट मिलकर के मेल करते हैं कि सर जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, हमने बड़ी मेहनत की थी, काफ़ी मेहनत की थी, पूरे साल मेहनत की है, हमने न्यू लॉ नहीं पढ़े, फिर भी हमने एग्ज़ाम दिया पढ़ करके, जैसे तैसे पढ़ के हमने एग्ज़ाम दिया है, और उसमें भी अगर 5 सवाल गलत आते हैं सर, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, उसके लिए हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाना चाहिए। लॉफुल मैनर में अगर आप मेल करते हो तो क्या पता BCI ये भी चेंज कर दे इस बार और आपको ग्रेस मार्क्स दे दे। अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो वो सारे कैंडिडेट पास हो जाएंगे जो बॉर्डर लाइन के आसपास हैं। स्टेप 4 में आपका रिजल्ट आ जाएगा उन स्टूडेंट का, उन कैंडिडेट का जिन्होंने OMR सीट को सही से फिल किया था, उनका रिजल्ट आ जाएगा। फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करवाया जाएगा।
करवा सकते हो, आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद रीचेकिंग वालों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर ये नंबर 7 पर रिलीज विथहेल्ड रिजल्ट, जिन जिन कैंडिडेट्स की OMR शीट में गलतियां हैं उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जारी हो जाएगा। और उसके बाद में COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा, थोड़ा टाइम से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा आपके पास में, बाय पोस्ट आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका अगर क्लियर हो जाता है, अगर आप पास हो जाते हो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट को मैंने 2 कैटेगरी में यहाँ पर रखा है, और वे स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली है और यूट्यूब से अच्छे से पढ़ा है, खुद से पढ़ा है PDF से, और या फिर अदर सोर्सेज से भी पढ़ा है, यानी कि उन्होंने पढ़ाई की है और उनके मार्क्स आ रहे हैं 50+। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके 60+ हो रहे हैं, 70+ हो रहे हैं, 80+ भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, 80+ भी आ रहे हैं मार्क्स। क्यों आ रहा है, उनका रिजल्ट है। 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी में 50+ हो रहे हैं मार्क्स, एक कैटेगरी में 50 से कम आ रहे हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन पर हैं वो लोग। 45 से कम आ रहे हैं जनरल वालों के, OBC वालों के, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के 40 से कम आ रहे हैं। आने का कारण मैं बताऊँ आपको क्या है। कारण ये है कि आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से, एक दिन में पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में सोच लेते हो। एक दिन में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। ये जो 50+ वाले हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी भी की है, पढ़ा भी है, और इन्होंने AIB को हल्के में नहीं लिया, इन्होंने सीरियस लिया था, क्योंकि इनको पता था कि AIB अब AIB नहीं रहा है, अब AIB को बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है। तो इन्होंने पढ़ा है और इन्होंने निश्चित तौर पर घर पे जा कर के, घर पे जब ये पढ़ते थे तो इन्होंने निश्चित तौर पर क्या किया, इन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व किया है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने लास्ट मोमेंट पर मैंने आपको पेपर सॉल्व भी कराए थे। AIB 16, 17 और 18 तीनों पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे। जब तक आप तीनों साल के पेपर सॉल्व नहीं करोगे लास्ट ईयर के, आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो इससे आपको क्या होगा, आपको पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे पास होना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और कैसे मेरे को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक तो ये स्टूडेंट जो 50+ लेकर के आ रहे हैं, इन्होंने यही किया है, इन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, इन्होंने मेरे नोट्स जो भी पढ़े हैं, अगर मुझसे पढ़े हैं या फिर कहीं और से भी पढ़े हैं, उनके नोट्स पर ध्यान दिया है, पढ़ा है और विश्वास किया है, घर पे जाकर के नोट्स देखे हैं, रखे नहीं हैं। और जिनके 50+ कम आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, एक दिन में ये AIB को क्रैक करना चाह रहे थे। हो सकता है इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हो, सेकंड हो, सेकंड अटैम्प्ट हो, थर्ड अटैम्प्ट भी है, या तो वो ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। मैंने AIB 19 के सारे सब्जेक्ट कवर करवाए हैं, AIB 19 के सभी सब्जेक्ट को कवर करवाया था, साथ में केस लॉज भी करवाए थे, लैटिन की मैक्सिम भी करवाई थी, साथ में मैंने लास्ट में 4 कैटेगरी भी डिवाइड कर रखी थी नोट्स की, और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। आप क्या करते हो, ईमानदारी से पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको ग्रेस मार्क्स देती है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब ये जो 50+ वाले हैं ये तो करेंगे नहीं ऑब्जेक्शन, ये नहीं करेंगे। देखो मैं मेरा अनुभव बता रहा है, ये लोग नहीं करेंगे, ये कैंडिडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पास हो चुके हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये पास हो जाएंगे। 60+, 65+, 55+ इनके मार्क्स आ रहे हैं, ये मान के चले कि 5 सवाल डिलीट भी हो जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एब्सोल्यूट पास है। अब आपके ऊपर जिनका बॉर्डर लाइन पर है, जो
क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हो रहा है जिनका। तो आप सभी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर एकता में शक्ति होती, अगर आप लॉफुल तरीके से, मैनर में, सभ्य तरीके से अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये मेल करते हो, मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो हैं 50+ वाले, ये भी अगर मेल करते हैं छात्र हित में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि सर जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और हमने तो पूरे 100 नंबर पर तैयारी की थी, और 5 सवाल हमेशा से आप डिलीट करते आ रहे हो, 5-6 सवाल, और अभी तक तो आपने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, लेकिन इस बार आपने मेजर चेंज भी किए हैं। जैसे आपने क्राइटेरिया को बढ़ा दिया, और आपने क्या किया, आपने सभी स्टूडेंट को अलाउ कर दिया, फाइनल वाले, लास्ट सेमेस्टर वाले, विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले, रजिस्ट्रेशन वाले सारे। रजिस्ट्रेशन वाले तो वैसे थे ही, लेकिन फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले, और लास्ट सेमेस्टर वाले, और ग्रेजुएशन वाले, इनको भी आपने अलाउ किया है। तो इतना अगर आपने चेंज किया है, तो आपको जो सवाल आपने डिलीट आप कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, उनका ग्रेस मार्क्स भी देना चाहिए। अगर आप ऐसा मेल करते हो तो हो सकता है ये जो बॉर्डर लाइन पर छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, ये भी पास हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BCI दे ही देगा आपको ग्रेस मार्क्स, लेकिन अगर आप प्रयास करते हो तो क्यों नहीं देगा। प्रयास तो करो, कम से कम एक पहल तो करो। अगर पहल करोगे तो BCI भी एक बार के लिए सोचेगी आपके बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना आप समझते हो। अगर आप मेल करते हो तो वो आपकी बातों को समझेंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाए, और ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे। कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड भी दिया है, थर्ड भी दिया है। तो ये कारण है कि आप ईमानदारी से पढ़ते नहीं हो। और फिर भी अगर नहीं लग रहा है चांसेस, तो फिर तैयारी चालू कर दो AIB 20 की, अभी से पढ़ने की। अभी से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, और आपको फिर आपके चांसेस बन जाएंगे क्लियर करने में। आने वाले समय में AIB और ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी कर लो। और अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पास हो जाओगे। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिना ग्रेस मार्क्स के, अगर ग्रेस मार्क्स दिए भी जाते हैं तब भी पास नहीं हो रहे हैं, तो उनको तो निश्चित तौर पर पढ़ाई वापस से चालू कर देनी चाहिए। अब देखो AIB पूरा हो चुका है, लेकिन अब आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, वो आप 2-3 दिन में भूल जाओगे। अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो डेली लाइफ में एडवोकेसी ऐसा फील्ड है जिसमें पढ़ना ही पड़ता है। अगर आप पढ़ोगे, 1-2 घंटे की हैबिट है पढ़ने की, तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ये बेनिफिशियल रहेगा। चलिए एक और अलग मुद्दा है ये, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो ये है कि अब इन जो कैंडिडेट को है वो पास कैसे करवाया जाए। तो ग्रेस मार्क्स ही है एक सहारा। बढ़ जाते हैं पास हो जाओगे, नहीं बढ़ेंगे, नहीं दिए जाएंगे तो फिर बॉर्डर लाइन के आसपास जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होना मुश्किल लग रहा है। एक और बात, क्राइटेरिया की बात करते कई सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि सर जनरल है, OBC है, ठीक बात, SC है और ST है, ठीक बात, ये भी 45%, 40%। अब मैंने आपको बताया 5 सवाल डिलीट होंगे, तो आप अभी भी नहीं समझ रहे हो। 95 का आपको 45% निकालना है और 40% निकालना है। जो भी आ रहा है, मान लो 45% आप निकालोगे 95 का, तो 42 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब कि आपको 43 मार्क्स लाने हैं। कट ऑफ कम हो गई, और यहाँ पर 38 मार्क्स हो जाएंगे। कट ऑफ कम हो गई, तो कट ऑफ तो वैसे ही कम हो रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कम हो रही है, लेकिन कम नहीं हो रही है। ये तो सवाल डिलीट हुए हैं, उसकी वजह से कट ऑफ पर असर पड़ रहा है, नहीं तो बात उधर की उधर ही है। 45% और 40% की ही है। तो इसी वीडियो में आपने प्रोसीजर को भी जाना, क्या प्रोसीजर होता है BCI का, और अब आपके साथ डाउट नहीं होने चाहिए। अब भी अगर आपके डाउट हैं तो आपके डाउट कमेंट में मैं मुझसे होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी इसी वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। तो करो मेल, ऑब्जेक्शन विंडो 1-2 दिन में ओपन हो जाएगी। जैसे ही ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगी
मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको बता दूंगा कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। इसी वीडियो में मैंने बता भी दिया है कि आपको किन सवालों पर आपको इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया किन सवालों पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। वो सवाल मैंने आपको बता दिए। अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो, ऑब्जेक्शन से फ़ायदा ही होगा। ऑफिशियल आंसर की जो रिलीज़ की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वो सही है, उनमें कोई कमी नहीं है। बस वही कमी है जो सवाल ऑब्जेक्शन में जा रहे हैं उनका भी उन्होंने रिजल्ट यानी कि उनका भी उन्होंने आंसर दे दिया है, वही कमी है। ऑब्जेक्शन रेज करो तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बता दिया है और सारा सब कुछ इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।